ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। कल शाम हथियारबंद आतंकवादियों ने वियना में 6 जगहों पर हमले किए और इस हमले में एक आतंकवादी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पेरिस के आतंकवादी के हाथ में चाकू था, उसने लोगों का गला काटा, जबकि वियना के आतंकवादी के हाथ में चाकू नहीं था बल्कि राइफल थी और इसके सामने जो भी आया उसे इस आतंकवादी ने गोली मार दी। यानी कट्टरपंथी सोच वही है, नारा वही है, सिर्फ हथियार इस बार बदल गया है। पहले चाकू था, इस बार गन है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यूरोप कट्टरपंथी इस्लाम का शिकार क्यों हो रहा है। यूरोप के देशों ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से आतंकवादी वहां के लोगों का खून बहा रहे हैं। यूरोप के देशों में बढ़ते इस्लामिक आतंकवाद के पीछे असली वजह क्या है, आज हम इसका एक विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामिक कट्टरपंथ का इतिहास से क्या कनेक्शन है और 17वीं शताब्दी में यूरोप में मिली वो कौन सी हार थी जिसे इस्लामिक देशों के नेता आज भी भुला नहीं पाए हैं और उसी हार का बदला लेने के लिए अल-कायदा से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और मलेशिया के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद जैसे नेता दुनिया भर के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस में यह हमले इसलिए हुए क्योंकि फ्रांस ने कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ कदम उठाए। लेकिन वियना के लोगों की क्या गलती थी, ऑस्ट्रिया के लोगों की क्या गलती थी, आज वहां ऐसा क्यों हुआ। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कट्टरपंथी इस्लाम का दुनिया के पास क्या कोई इलाज है या नहीं। इसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में हो रहे इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन जो देश अपने आप को सबसे परिपक्व और सबसे सहनशील लोकतंत्र कहता है, सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी कहता है, वहां चुनाव के नतीजों से पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियों और व्यापारियों ने अपने आप को दंगों से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के लिए भी सुरक्षा के बहुत कड़े और नए इंतजाम किए गए हैं। यानी अमेरिका के लोगों को यह डर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हारे तो वहां दंगे हो सकते हैं, तोड़फोड़ हो सकती है। आज हम आपको दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के इस पतन के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग अभी जोर शोर से जारी है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हो रहे इस मुकाबले में भारी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। कोरोना और चुनावी नतीजे के बाद दंगे की आशंका के साये में हो रहे मतदान में शुरुआती दौर में ही 10 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिका वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वहीं ट्रंप भी आखिरी वक्त तक धुआंधार रैलियां करते रहे। मतदान अमेरिकी समय के अनुसार मंगलवार रात के 9 बजे तक होंगे। उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकी हमले के बाद दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया है। वियना में कल रात 8 बजे 2 बंदूकधारियों ने 6 जगह अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हैं। जवाबी फायरिंग में 1 आतंकी मारा गया। ऑस्ट्रिया सरकार ने हमलावरों का संबंध आईएस से बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। वियना में हुए इन नृशंस आतंकी हमलों से गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। भारत इस दुख की घड़ी में ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। वियना आतंकी हमले के बाद कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, आतंक के खिलाफ हम एक और दृढ़ हैं, पूरा यूरोप साथ खड़ा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया, वियना में क्रूर हमला निंदनीय है। इस्लामिक आतंकवाद की हैवानियत के खिलाफ एकजुट होना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूरोप को निशाना बनाने की निंदा करके कहा, बेकसूर लोगों के खिलाफ इन बुरे हमलों को रोकना होगा। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और सभी के साथ है। फ्रांस ने अल-कायदा के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करके 50 आतंकवादियों को मार गिराया। यह हमला 30 अक्टूबर को अफ्रीकी देश माली में बुर्किना फासो और नाइजर सीमा पर मिराज फाइटर जेट और ड्रोन से किया गया। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। मैं एक ऑपरेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे 30 अक्टूबर को अंजाम दिया गया। वायुसेना ने माली में एयर स्ट्राइक में 50 अल-कायदा के आतंकियों को ढेर किया है। ये आतंकी अल-कायदा के अंसार उल इस्लाम गुट के थे। हमले में आतंकियों के भारी मात्रा में हथियार भी नष्ट हुए हैं।
मैं हमारे सैनिकों की प्रतिबद्धता को सलाम करती हूँ। हमारी सीमाओं से बहुत दूर वे हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। फ्रांस में टीचर की हत्या और चर्च में आतंकी हमले के बाद फ्रांस की आतंकियों पर यह पहली बड़ी कार्रवाई है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का मालाबार युद्धाभ्यास आज से बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया। LAC पर विवाद के बीच चीन ने इसे भारत का शक्ति प्रदर्शन बताते हुए सवाल उठाए थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज कहा, हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित देशों का सैन्य अभियान इस क्षेत्र की शांति एवं स्थायित्व के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुकूल होगा। मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना पहली बार हिस्सा ले रही है। सैन्य अभ्यास का पहला चरण 6 नवंबर तक चलेगा। दूसरे चरण में चारों देशों की नेवी 17 से 20 नवंबर तक अभ्यास करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार जारी है। फारबिसगंज की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि बिहार में रंगदारी और परिवारवाद हार रहा है, विश्वास और विकास जीत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब संसद में कांग्रेस के 100 से भी कम सांसद रह गए। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। वहीं सहरसा रैली में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण की 94 सीटों पर 53.51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और पटना समेत 17 जिलों में मतदान हुआ। बिहार विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। वहीं 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, जिनके नतीजों का ऐलान भी 10 नवंबर को होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के युवाओं को भड़काने वाला बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने नए कानूनों को कश्मीरियों पर थोपने का आरोप लगाया। हमारी लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है उसको बहाल करने के साथ साथ मसले कश्मीर हल करने के लिए भी हमें जदोजहद करनी है। और इसमें मैं आगे और मेरे पीछे जो मेरे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये मेरे साथ हैं। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। 2-3 परिवार ही हमेशा सत्ता में रहे, तो क्यों नहीं बिहार कश्मीरियों के लिए कुछ की? उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। वह कश्मीरियों को अभाव में रखकर अपनी राजनीति करना चाहती थी, इसलिए कश्मीरियों को स्वतंत्र मन उनका होने नहीं दिया। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और इस हमले को वियना में 6 अलग अलग जगहों पर अंजाम दिया गया और इस हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। वियना की पुलिस ने हमला करने वाले एक आतंकवादी को भी मार गिराया है। घायलों की संख्या 15 है, जिनका वियना के अलग अलग अस्पतालों में इस समय इलाज चल रहा है और इनमें से कम 7 घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आशंका है कि इस हमले में 1 से ज्यादा आतंकवादी शामिल थे और वियना की पुलिस अब तक कम से कम 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को हमले में कुछ और लोगों के भी शामिल होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने देश के नागरिकों से कहा है कि लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें और अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकलें। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रिया की सरकार ने भी इसे एक इस्लामिक आतंकवादी हमला माना है। ये बड़ी बात ये भी है, इस्लामिक आतंकवादी हमला ये है वहां की सरकार के मुताबिक। और ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज ने यह कहा है कि यह उनके देश के लिए एक बहुत मुश्किल समय है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे।
समय के हिसाब से अगर देखें तो भारत ऑस्ट्रिया से 4.5 घंटे आगे है। यह हमला ऑस्ट्रिया के समय के मुताबिक, लोकल समय के मुताबिक कल शाम 7:30 बजे हुआ था, यानी तब भारत में रात के 12 बज रहे थे। वियना की जिन 6 जगहों पर इस हमले को अंजाम दिया गया, उनमें से एक यहूदी प्रार्थना स्थल भी शामिल है और इसलिए इसे कुछ लोग कट्टर इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा यहूदियों के खिलाफ किया गया हमला भी बता रहे हैं। इस समय आप जिस आतंकवादी की तस्वीर देख रहे हैं, उसने पुलिस पर भी हमला किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यह आतंकवादी कैसे निहत्थे लोगों पर सामने से खुलेआम गोलियां बरसा रहा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं और सोशल मीडिया पर इस आतंकवादी हमले की और भी कई तस्वीरें इस समय वायरल हैं और उन्हीं में से एक तस्वीर ये भी है जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें आतंकवादी एक खुली सड़क पर लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में आतंकवादी जिन 2 लोगों पर गोली चला रहा है, ये दोनों पुलिसकर्मी हैं। Kopf rein, Kopf rein. Das hat der Häuser getroffen. Kopf rein. Kopf rein. आपको आज इस हमले की तस्वीरें देखकर मुंबई का 26/11 का हमला याद आ गया होगा और इस आतंकवादी को देखकर आपको अजमल कसाब की याद आ गई होगी। भारत ये सब बहुत वर्ष पहले ही झेल चुका है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए ऑस्ट्रिया में कल आधी रात से एक बार फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है और वियना के लोग इस लॉकडाउन के लागू होने से पहले बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हुए थे और लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिता रहे थे, पार्टी कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इससे पहले कि लॉकडाउन शुरू हो, वो जहां भी जाना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, वो सब कर सकें। लेकिन लॉकडाउन लगने से 4.5 घंटे पहले ही ऑस्ट्रिया की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज सुनकर शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कहीं कोई आतिशबाजी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में लोगों को समझ में आ गया कि ये एक आतंकवादी हमला है। Was ist passiert? Was war da? Einer hat Wieso lauft ihr alle weg? इस हमले के बाद यहूदी प्रार्थना स्थल के पास करीब 1000 पुलिस वाले इकट्ठा हो गए और उन्होंने आतंकवादियों को घेरने की कोशिश की। एक आतंकवादी को मार गिराया गया, जबकि बाकी के जो संदिग्ध आतंकवादी थे उनकी तलाश जारी है। Vega geht gerade runter. U-Bahn Semmering. Dürfte was passiert sein. इस बीच एक तस्वीर और आई है। वियना की पुलिस द्वारा एक संदिग्ध आतंकवादी का मोटरसाइकिल पर पीछा करने की तस्वीरें भी अभी आई हैं और वो तस्वीरें भी इस समय आपके सामने हैं। वहां के बहुत सारे लोगों ने इस अफरा तफरी और आतंक को अपने घरों की छतों से मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया है और बहुत सारी तस्वीरें हमें मिली हैं। कैमरे में कैद कर दिया। फिलहाल पूरे ऑस्ट्रिया में सेना की तैनाती कर दी गई है और लोगों से पूरा सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
Ich habe gesehen, wie der Angreifer ganz offensichtlich I saw how the heavily armed attacker with a long rifle shot at people outside bars and restaurants last night. It was a warm evening and the night before the lockdown. A lot of people probably wanted to go out. I don't think there were as many people out as the previous night, but the attacker was aiming at them. wirklich so viele Menschen da waren wie in der Nacht zuvor, glaube ich nicht. Also es war आपको याद होगा पिछले गुरुवार को ही फ्रांस में पेरिस के पास नीस शहर में भी आतंकवादी हमला हुआ था, ऐसे ही, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। और फर्क सिर्फ इतना था कि फ्रांस में हमलावर के हाथ में चाकू था और वो लोगों का सिर कलम कर रहा था, जबकि वियना के आतंकवादी के हाथ में राइफल और गन्स थीं और वो लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। सोच वही है, नारा वही था, बस हथियार अलग है। अब पूरी दुनिया में इस आतंकवादी हमले की निंदा हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने भी एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी और भारत को शुक्रिया कहा है। आपको याद होगा, भारत ने फ्रांस का भी खुलकर समर्थन किया था पिछले हफ्ते, और उसी के विरोध में भारत के कुछ लोग सड़कों पर उतर आए थे क्योंकि वो फ्रांस का विरोध कर रहे थे और भारत ने फ्रांस का खुलकर समर्थन किया था। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं जर्मनी, इटली और हंगरी जैसे देशों से लगती हुई हैं। इस हमले के बाद यूरोप के सभी देशों ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट करके कहा है कि इस दुख की घड़ी में वो ऑस्ट्रिया के लोगों के साथ हैं। मैक्रोन सिर्फ 42 वर्ष के हैं, जबकि ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज सिर्फ 34 साल के हैं। जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है, उसी तरह ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे देशों में सरकार का नेतृत्व वहां प्रधानमंत्री नहीं बल्कि चांसलर करते हैं, यानी सरकार के जो हेड होते हैं वो चांसलर होते हैं। और इन दोनों देशों में जो सरकार का नेतृत्व करने वाले लीडर्स हैं वो बहुत ही युवा हैं, बहुत यंग हैं। यानी यूरोप में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी अब वहां के 2 सबसे युवा नेताओं के ऊपर आ गई है और दुनिया चाहे तो इन दोनों युवा नेताओं से बहुत कुछ सीख सकती है। इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने भी इस हमले की निंदा की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि क्रूर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। Vienne et l'Autriche ont vécu hier soir la douleur, la peur, la blessure. Les victimes sont évidemment tombées et je pense à leurs familles et leur apporte tout notre soutien. Mais je pense aussi à ce que Vienne représente dans l'histoire de notre Europe. Une ville de culture, d'émancipation, l'incarnation même de nos valeurs. Et je pense que cette attaque n'a rien d'innocent. Elle dit aussi la volonté de nos ennemis de s'attaquer à ce qu'est l'Europe. Cette terre de liberté, de culture, de valeurs. Et donc nous ne céderons rien. 4 wehrlose Zivilisten wurden aus nächster Nähe kaltblütig ermordet. Ein älterer Herr, eine ältere Dame, ein junger Passant und eine Kellnerin wurden ganz plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen. Ein Exekutivbeamter, der sich dem Täter mutig in den Weg gestellt hat, wurde angeschossen und verwundet. A few moments ago, I spoke to our colleague Sebastian Kurz in Austria. I told him that the people of Israel stand with Austria, as I know the people of Romania do, and so many others, against the savagery of Islamist terrorism. We are cooperating in every way with our intelligence and in every other way that we can. जिस आतंकवादी ने इस हमले को अंजाम दिया, उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और इस आतंकवादी का नाम है कुज्तिम फेजुलाई। यह आतंकवादी ऑस्ट्रियन और नॉर्थ मैसेडोनियन मूल का था और इसके पास दोनों देशों की नागरिकता थी। और इस आतंकवादी ने कुछ समय पहले ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया जाने की कोशिश की थी और इसकी वजह से इसे पिछले साल अप्रैल में 22 महीने की जेल की सजा भी हुई थी, लेकिन उम्र कम होने की वजह से इसे पिछले साल दिसंबर में रिहा कर दिया गया था। लोगों को वहां लगा, आप तो जानते हैं वहां बड़े सहनशील लोग हैं, उन्हें लगा होगा कि ये उम्र कम है, ये युवा है, और इसे जेल से जल्दी छोड़ दिया। और उसने उसके बाद क्या किया आप सब जानते हैं। यहां पर एक बात और भी है, फ्रांस में जो 2 बड़े हमले हुए,
एक अध्यापक को मारा गया और फिर एक महिला को मारा गया। उसमें भी एक 18 साल का हमलावर था, दूसरा 20 साल का हमलावर था और यहां पर भी ऐसा ही है। यानी वैचारिक रूप से कट्टर हो चुके एक युवक को उसकी उम्र देखते हुए रिहा करना आज पूरे ऑस्ट्रिया को भारी पड़ गया। फ्रांस में जिन आतंकवादियों ने लोगों का गला रेत दिया था वो शरणार्थी थे और ऑस्ट्रिया में जिस आतंकवादी ने लोगों की हत्या की वो ISIS में भर्ती होना चाहता था। फ्रांस के हत्यारों को शरण देते समय किसी ने पहचाना नहीं और ऑस्ट्रिया के इस आतंकवादी को समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया और इसी उदारता का नतीजा आज पूरा यूरोप भुगत रहा है। इसलिए जो बड़ा लेसन है, जो बहुत बड़ी सीख है पूरी दुनिया के लिए और खास तौर पर इन यूरोपीय देशों के लिए, वो ये है कि ज्यादा उदार होना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष होना और नकली धर्मनिरपेक्षता, अपनी छवि चमकाने के लिए नकली सेकुलरिज्म को अपनाना अब इन देशों को भारी पड़ रहा है। वर्ष 2015 में जब सीरिया में युद्ध चल रहा था तब ऑस्ट्रिया यूरोप के उन देशों में शामिल था जिसने सीरिया से आने वाले शरणार्थियों के लिए सबसे पहले अपने बॉर्डर खोल दिए थे। तब ऑस्ट्रिया के लोगों ने बाकायदा अपनी राजधानी वियना में रैलियां निकालकर इन शरणार्थियों का दिल खोलकर स्वागत किया था और कहा था कि दुनिया ये साफ साफ सुन ले कि ऑस्ट्रिया शरणार्थियों का स्वागत करता है। उसी समय की तस्वीरें हम यहां अभी आपको दिखा रहे हैं। आज उसी ऑस्ट्रिया के लोगों को इसके बदले में आतंकवाद मिला है और अब लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अपनी उदारवादी नीतियों का खामियाजा आज भुगत रहे हैं। भारत जैसे देशों की बात इन यूरोपीय देशों ने, पश्चिमी दुनिया ने कभी सुनी नहीं। हम यहां किसी देश की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जब भारत पर आतंकवादी हमले होते रहे इतने वर्षों से, दशकों से, तो पश्चिम के ये ज्यादातर देश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं देते थे और कई बार तो यहां तक कहते थे कि भारत में एक विशेष धर्म के लोगों को दबाया जा रहा है और यह आतंकवाद इसी की प्रतिक्रिया है। लेकिन आज लगभग पूरी दुनिया को कट्टर इस्लाम के खतरे समझ में आने लगे हैं। आप दो तस्वीरों को देखिए आज। एक तस्वीर मुंबई हमले में शामिल आतंकवादी अजमल कसाब की है जो हाथ में मशीन गन लेकर बेकसूर लोगों पर लगातार फायरिंग कर रहा था और दूसरी तस्वीर वियना के आतंकवादी की है और यह आतंकवादी भी बिल्कुल कसाब के अंदाज में ही लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। इसलिए लोग इसे वियना का कसाब कहकर पुकार रहे हैं। Oh ja. Oh mein Gott. Kopf rein, Kopf. भारत ने इस तरह का हमला 2008 में ही देख लिया था, आज से 12 साल पहले। और भारत कहां कहां नहीं गया। भारत संयुक्त राष्ट्र में गया, इस मामले को उठाया। हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत ने इस मामले को उठाया, आतंकवाद के मुद्दे को उठाया। और भारत कब से इन देशों को यह चेतावनी दे रहा है कि जिस दिन आप इस आतंकवाद के शिकार बनेंगे, जिस दिन यह आतंकवाद आपके घर में घुसेगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि भारत क्या कह रहा था। इसलिए जो बात हमने इन्हें 2008 में समझाने की कोशिश की थी वो आज इन देशों को अब कहीं जाकर समझ में आई है। कट्टर इस्लाम क्या है, कट्टरपंथी सोच क्या होती है, आतंकवाद क्या होता है, आज इन देशों को समझ में आ रहा है। और अब इन्हें यह समझ में आया कि इन्होंने पहले कितनी गलतियां की और जो नकली धर्मनिरपेक्षता ये दूसरे लोगों को दिखा रहे थे, दूसरे देशों को दिखा रहे थे, जिसके दम पर इनके जो नेता हैं वो बड़े बड़े पुरस्कार लेने की इच्छा रखते थे, नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहते थे, दुनिया की बड़ी बड़ी एनजीओज के साथ मिलकर अपनी छवि चमकाना चाहते थे। आपने देखा होगा सहनशीलता को लेकर, असहनशीलता को लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसीज और एनजीओज अपने अपने सर्वे देती रहती हैं। कुछ दिनों पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश में कट्टरपंथी इस्लाम को सुधारने की कोशिशें शुरू की हैं। यह इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब आपको आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस से आई एक और अच्छी खबर बताते हैं। फ्रांस की सेना ने पश्चिमी अफ्रीका के एक देश माली में हवाई हमला करके अल कायदा के 50 आतंकवादियों को मार दिया है। 50 आतंकवादी कम नहीं होते। वियना में कुछ ही आतंकवादियों ने मिलकर 6 जगहों पर हमला किया। फ्रांस के एक ड्रोन ने आतंकवादियों के इस ग्रुप का पता लगाया। इसके बाद फ्रांस ने अपने 2 मिराज फाइटर जेट्स
और एक कॉम्बैट ड्रोन से हवाई हमला करके इन आतंकवादियों को मार डाला। यह हमला शुक्रवार को किया गया, जिसमें 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पिछले महीने फ्रांस ने माली में आतंकवादियों के कब्जे से अपने एक नागरिक सहित 4 लोगों की सुरक्षित रिहाई के लिए 200 लोगों को रिहा किया था और इनमें से कई आतंकवादी भी थे। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद अफ्रीका में आतंकवादियों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है। फ्रांस के मुताबिक उसके 3000 सैनिक पश्चिमी अफ्रीका में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक और ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी यूरोप से लेकर अफ्रीका तक फ्रांस का एंटी टेरर ऑपरेशन अभी जारी है और इसकी सख्त जरूरत भी है। आपको याद होगा, फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान के बालाकोट में ऐसे ही हवाई हमले किए थे। यह हमला आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया था। बालाकोट हमले में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस में बने इन्हीं मिराज फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। यानी फ्रांस और भारत लगातार दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं और अब फ्रांस और भारत की ये एक नई पार्टनरशिप है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। ऑस्ट्रिया में यह आतंकवादी हमला क्यों हुआ, इसकी जांच तो वहां की एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह आतंकवादी हमला भी फ्रांस में हुए हमलों की तर्ज पर ही हुआ है और इसके पीछे भी इस्लाम की वही कट्टर सोच जिम्मेदार है जो बिल्कुल सहनशील नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इसी कट्टरपंथी इस्लाम की असहनशीलता को किन 3 नेताओं ने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है? और यह बात आज हम इसलिए कह रहे हैं, फ्रांस में तो कार्टून का विवाद था और उस कार्टून को लेकर पहली हत्या हुई, फिर उसके बाद फ्रांस ने जो कार्रवाई की उसके रिएक्शन में दूसरी हत्या हुई और दोनों हत्या एक तरह से हुई, गला काटकर, गला रेतकर, गला कलम करके, सिर कलम करके। लेकिन ऑस्ट्रिया ने क्या किया था? ऑस्ट्रिया ने तो कुछ भी नहीं किया था हाल फिलहाल। वहां पर यह आतंकवादी हमला क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया में 3 ऐसे नेता हैं जो ऐसे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, जो आतंकवादियों को उकसा रहे हैं कि आप निकलिए और लोगों की हत्या कीजिए। और ये 3 नेता हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद। इन तीनों नेताओं के हाथ में बंदूक या बारूद तो नहीं है, लेकिन ये अपने माइक का इस्तेमाल किसी मशीन गन की तरह करते हैं और ट्विटर का इस्तेमाल किसी टाइम बॉम्ब की तरह करते हैं। इमरान खान फ्रांस का विरोध खुलकर कर चुके हैं। एर्दोआन फ्रांस के राष्ट्रपति को मानसिक रूप से बीमार बता चुके हैं। महातिर मोहम्मद ट्विटर पर खुलेआम मुसलमानों को भड़काते हुए कह चुके हैं कि मुसलमानों को फ्रांस के करोड़ों लोगों को मार डालने का पूरा अधिकार है। ये 3 ऐसे मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम देशों के 3 नेता जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आप इन तीनों नेताओं के चेहरे अच्छी तरह पहचान लीजिए, क्योंकि ये तीनों नेता ही इस खून खराबे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। वियना में हुए आतंकवादी हमले को आपको वर्तमान और इतिहास की परिस्थितियों के नजरिए से भी समझना चाहिए। वर्तमान में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इस्लामिक दुनिया का नया लीडर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो टर्की के इतिहास का सहारा ले रहे हैं। आप सबको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बहुत सारे मीडिया हाउस ऐसे हैं जो अब आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको इतिहास की पूरी जानकारी होगी तो आप आज जो कुछ हो रहा है उसे सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है। और अगर आप दुनिया भर की सोशल मीडिया कंपनीज के हाथों से निकलना चाहते हैं, आज फेसबुक जैसी कंपनियां, ट्विटर जैसी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां, यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने अपने दफ्तरों में रोबोट्स को बैठाकर यह तय कर रहे हैं कि कौन सी हेट न्यूज है, कौन सा हेट स्पीच है और कौन सा हेट स्पीच नहीं है, किसके भाषण को दबा देना है, किसके भाषण को ज्यादा फ्लैश करना है। ये सारी कंपनियां अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर बैठी हैं। किस देश को ऊपर करना है, किस देश को नीचे करना है, किस नेता के फॉलोअर्स बढ़ा देने हैं, किसके कम कर देने हैं, किस टीवी शो को दबा देना है, किस टीवी शो को ट्रेंड करा देना है, ये सब कुछ इन बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है। और इससे आपको आजादी लेनी होगी, और आजादी आप तब ले पाएंगे जब आपको सारी बातें खुद पता होंगी। वरना हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग बाकी की दुनिया के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर आपको बहकाता रहेगा। 13वीं शताब्दी में
टर्किश मूल के लोगों ने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की थी और इनके नेता का नाम था उस्मान। 13वीं शताब्दी के मध्य तक ऑटोमन साम्राज्य यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से तक फैल चुका था और आज यूरोप के जो देश आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं वो भी किसी जमाने में इसी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें ऑस्ट्रिया और वियना भी शामिल थे जहां यह आतंकवादी हमला हुआ है। यह साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि एक समय में यह एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने वाली कड़ी बन गया था। एशिया और यूरोप को यह जोड़ता था। लेकिन जैसा कि हर साम्राज्य के साथ होता है वैसा ही ऑटोमन साम्राज्य के साथ भी हुआ और यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, नष्ट होने लगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। तो वियना कनेक्शन क्या है, आतंकवादी वियना में क्यों पहुंचे, उसका इतिहास के साथ क्या कनेक्शन है वो आपको समझा रहे हैं। ऑटोमन साम्राज्य के शासकों ने वर्ष 1683 में वियना पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑटोमन शासकों को इसमें सफलता नहीं मिली और यहीं से इस साम्राज्य का अंत शुरू हो गया और इसी के साथ यूरोप में इस्लाम का विस्तार भी रुक गया। ऑटोमन साम्राज्य को हराने में एक बड़ी भूमिका रोमन साम्राज्य की थी, जिसमें रोमन साम्राज्य का साथ ऑस्ट्रिया और ग्रीस के लोगों ने दिया था। ऑस्ट्रिया पहुंचकर इस्लाम का विस्तार रुक जाने की ये टीस आज भी दुनिया के कई इस्लामिक नेताओं के मन में है और ये टीस एर्दोआन जैसे नेताओं के बयानों में साफ दिखती है। इसलिए बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि एर्दोआन, इमरान खान और महातिर मोहम्मद जैसे नेता मिलकर एक बार फिर से इस्लाम के विस्तार का सपना देख रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ये ऑटोमन साम्राज्य ही लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। अपनी कमजोर स्थिति को देखकर ऑटोमन शासकों ने जर्मनी के साथ एक गुप्त समझौता किया था, लेकिन इस समझौते की वजह से दुनिया दो हिस्सों में बंट गई और इस युद्ध में तब भी लाखों लोग मारे गए थे। दुनिया में इस समय 4 बड़े धर्म हैं: ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। दुनिया की कुल आबादी में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 31% है। इस्लाम को मानने वालों की संख्या 25% है, यानी इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है पूरी दुनिया में। और हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या करीब 15% है। बौद्ध धर्म को मानने वाले 7% हैं और 7% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, जबकि 15% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। ये पूरी दुनिया का ब्रेकअप है आपके सामने। पूरी दुनिया में कितने लोग किस धर्म को मानते हैं, क्योंकि इस समय अब दुनिया में एक धर्म युद्ध चल रहा है। पहले नंबर पर ईसाई धर्म है, दूसरे नंबर पर इस्लाम है। इस्लाम लगभग 25% लोग मानते हैं और अगर आप हिंदू धर्म को देखें तो 15.2% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। दुनिया में इस समय करीब 57 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम को मानने वाले बहुसंख्यक हैं। 57 देश। इन देशों में करीब 200 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इनमें से बहुत कम देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र है, लेकिन इन देशों में यह लोकतंत्र भी अलग अलग कई रूपों में बहुत कमजोर है। जहां लोकतंत्र है भी वहां भी बहुत कमजोर लोकतंत्र है। फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई मुस्लिम देश नहीं जो पूरी तरह से 100% लोकतांत्रिक हो। मलेशिया और इंडोनेशिया लोकतांत्रिक देश जरूर हैं, लेकिन वहां भी कट्टर इस्लाम की जड़ें बहुत मजबूत हैं और लोकतंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। फ्लॉड डेमोक्रेसी उसे कहते हैं। पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे देशों में जो लोकतंत्र है उसे आप इस्लामिक राज और लोकतंत्र का मिश्रण कह सकते हैं। इसे हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहते हैं। जबकि इमरान खान में एक तरह से, जबकि अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान में एक तरह से तानाशाही है। इराक और लीबिया जैसे इस्लामिक देशों में कठपुतली सरकारें हैं। कई देशों में इस्लाम की कट्टर विचारधारा को माना जाता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में आज भी अदालतें शरिया कानून के हिसाब से ही फैसले सुनाती हैं। सऊदी अरब में सिर कलम करके सजा देने का आज भी प्रावधान है। तो ये इस्लाम की दुनिया है, इस्लामिक वर्ल्ड जिसे आप कहते हैं, जो लगभग 57 देशों में है इस समय पूरी दुनिया में। और वहां किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह का शासन है और क्या विचारधारा है, ये आपको बताया। ये एक अलग दुनिया है जो पूरी दुनिया से अलग है, कटी हुई है। यूरोप की बात की जाए तो आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान अभी फ्रांस में रहते हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 9% है। इसीलिए फ्रांस में यह सब हो रहा है। 8% मुस्लिम आबादी के साथ ऑस्ट्रिया दूसरे नंबर पर है। 8% लोग ऑस्ट्रिया में इस धर्म के हैं। अब ऑस्ट्रिया में भी ऐसे हमले होने लगे हैं। और 6% मुस्लिम आबादी के साथ ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है। लेकिन यूरोप में मुसलमानों की आबादी तेजी से
पिछले कुछ वर्षों के दौरान ही बढ़ी है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है मुसलमानों के बीच ज्यादा जन्म दर और दूसरा है पलायन। 2010 से 2016 के बीच 6 साल में यूरोप की मुस्लिम आबादी में करीब 29 लाख का इजाफा हुआ है और यह जन्म से होने वाली वृद्धि है, क्योंकि मुस्लिम परिवार ज्यादा बड़े होते हैं, वहां जन्म दर ज्यादा होती है, ज्यादा सदस्य होते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। आंकड़ों के मुताबिक यूरोप में मुसलमानों की जन्म दर उनकी मृत्यु दर से ज्यादा है। इसी अवधि के दौरान यूरोप में गैर मुसलमानों की जनसंख्या 16 लाख कम हो गई, यानी मुस्लिम जो आबादी है वो तो लगातार तेजी से बढ़ रही है, 29 लाख बढ़ गए, और जो गैर मुस्लिम आबादी है वो कम हो रही है, वो 16 लाख कम हो गई। 2010 से और 2016 के बीच 6 साल में पलायन करके यूरोप आने वाले मुसलमानों की संख्या 34 लाख से ज्यादा थी, जबकि इस दौरान सिर्फ 12 लाख गैर मुसलमानों ने अपने देशों से यूरोप के देशों में पलायन किया। इस दौरान धर्मांतरण करने वाले गैर मुसलमानों और मुसलमानों की संख्या लगभग 1,60,000 थी। यूरोप के इन देशों में मुसलमानों को कट्टरपंथी तीन तरीकों से बनाया जाता है। कट्टरपंथी बनाने के 3 बड़े तरीके। पहला, इसके तहत यूनिवर्सिटीज में कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाले लोगों को उनके समूह बनाए जाते हैं और फिर ये लोग छात्रों के बीच अपनी विचारधारा को फैलाते हैं, यानी कॉलेज से ही इन्हें कट्टरपंथ की तरफ धकेल दिया जाता है। दूसरे तरीके में छात्रों को स्कॉलरशिप का लालच दिया जाता है। इस्लामिक कट्टरपंथी इन छात्रों की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा करते हैं, फिर इन्हें स्थानीय मदरसों और समुदायों में इस्लाम पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और धीरे धीरे यही शिक्षा कट्टरपंथ की ट्रेनिंग में बदल जाती है। तीसरे तरीके में एनजीओज की मदद ली जाती है। इन एनजीओज को जो फंडिंग मिलती है उसका इस्तेमाल दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया जाता है। इसलिए बहुत सारी एनजीओज से भी आपको सावधान रहना है और यह कारण है कि यूरोप में अब इतना जबरदस्त तरीके से कट्टरपंथ फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूरोप के देश आतंकवाद को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन इसे रोकने की कोशिशें अक्सर असफल रहती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2001 में यूरोप में आतंकवाद की 4 घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हुई थी, सिर्फ 4, लेकिन इसमें से आतंकवादियों को एक में ही सफलता मिली। लेकिन 2015 में 4 आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जबकि 16 कोशिशों को असफल किया गया। 2016 में आतंकवाद की 10 घटनाएं हुई, जबकि 20 कोशिशों को नाकाम किया गया। 2017 में करीब 15 आतंकवादी हमले हुए और 19 कोशिशों को असफल किया गया। 2018 में 6 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और 12 को समय रहते रोक लिया गया। यानी अगर आप देखेंगे इस पूरे नक्शे पर, बड़ी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि 2000 में जो हमले थे, आतंकवादी हमले, वो बहुत कम थे यूरोप में, और 2015 के बाद से 2016, 17 और 18 में ये हमले अचानक से बढ़ गए। जैसे जैसे कट्टरपंथ इस्लाम बढ़ रहा है, जैसे जैसे कट्टरपंथी पॉपुलेशन वहां पर बढ़ रही है, वैसे वैसे आतंकवादी हमले भी यूरोप में बढ़ते जा रहे हैं। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप के इन देशों ने दिल खोलकर शरणार्थियों को अपने देशों में जगह दी है, दिल खोलकर इन्हें स्वीकार किया है और अपने आप को पूरी दुनिया के सामने सेकुलर दिखाने की कोशिश की है। शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोलने का नतीजा क्या होता है, यह आज ऑस्ट्रिया के लोगों ने देख लिया। लेकिन यूरोप के ही एक और देश पोलैंड ने कट्टरपंथियों को रोकने के लिए जो किया, वो आज पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। अब समझिए ऑस्ट्रिया और पोलैंड में क्या फर्क है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ आपने देख लिया, फ्रांस में क्या हुआ आपने देख लिया, जर्मनी में क्या हुआ आपने देख लिया। ऑस्ट्रिया की आबादी 90 लाख है, छोटा सा देश है, जबकि पोलैंड की आबादी 3 करोड़ 70 लाख है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रिया की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 8% है, यानी वहां बड़ी हिस्सेदारी है मुस्लिम आबादी की 8%, जबकि पोलैंड में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 0.1% है, नेग्लिजिबल। ऐसा नहीं कि यूरोप के बाकी देशों ने पोलैंड पर शरणार्थियों को शरण देने का दबाव नहीं बनाया था, पूरा दबाव था। लेकिन जहां एक तरफ ऑस्ट्रिया ने दिल खोलकर मध्य एशिया से आए शरणार्थियों का स्वागत किया, उन्हें अपने नागरिकों को मिलने वाले ज्यादातर अधिकार दे दिए, वहां रहने की जगह दी, अच्छा जीवन दिया, रहने के लिए छत दी, और इन लोगों ने बदले में आतंकवाद दिया। वहीं पोलैंड ने एक भी इस्लामिक शरणार्थी को अपने देश में जगह नहीं दी। उसने साफ इनकार कर दिया, हम किसी को अपने यहां जगह नहीं देंगे।
इसका नतीजा यह हुआ कि पोलैंड में हाल के वर्षों में आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई है, बिल्कुल शांति है वहां। कुछ समय पहले जब पोलैंड के एक सांसद से एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान यह सवाल पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी इस्लामिक देशों से आने वाले शरणार्थियों के साथ भेदभाव नहीं कर रही, तो वहां के सांसद ने साफ किया था कि उनके देश ने यूक्रेन से आए 20 लाख शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी है, लेकिन हम अपने यहां एक भी कट्टरपंथी मुसलमान को शरण नहीं देंगे। यानी यूक्रेन से आए लोगों को तो रख लिया, लेकिन और कहीं से नहीं, क्योंकि लोगों ने उनकी सरकार को इसलिए चुना है, चाहे दुनिया उन्हें रंगभेदी कहे, चाहे राष्ट्रवादी कहे, लेकिन हम अपने देश के लोगों से किया गया वादा नहीं भुला सकते, क्योंकि देश के लोगों ने हमें इसलिए चुना है कि हम शरणार्थियों को आने नहीं देंगे। आज आपको पोलैंड के इस नेता की बात जरूर सुननी चाहिए। How many refugees has Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked not about illegal immigrants, I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. कुछ इस्लामिक देश ऐसे हैं जो जिहाद जैसी कट्टरपंथी विचारधारा को खुलकर समर्थन देते हैं और इसे खुलकर बढ़ावा देते हैं धर्म के नाम पर। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई देशों में जिहाद के नाम पर मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं, क्योंकि जिहाद को अक्सर ये कहा जाता है, ये लोग धर्म के नाम पर जब करते हैं कि इस्लाम को बचाने के लिए हो रहा है, इस्लाम को प्रमोट करने के लिए हो रहा है। लेकिन कई बार इसमें आपने यह भी नोट किया होगा कि मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। उदाहरण के लिए इराक, सीरिया और ईरान जैसे देशों में मुसलमान ही मुसलमानों से लड़ रहे हैं आपस में। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम का इस समय किसी ना किसी धर्म या किसी ना किसी जाति के साथ युद्ध चल रहा है। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में चले जाइए, वहां इस्लाम का कहीं ना कहीं युद्ध किसी ना किसी के साथ चल रहा है। कट्टरपंथी मुसलमान पहला निशाना उन मुसलमानों को बना रहे हैं जो इस्लाम में सुधार के पक्षधर हैं। यानी इस्लाम में भी दो तरह के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक प्रोग्रेसिव लोग हैं जो अमन और शांति से रहना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस समय शिया और सुन्नियों के बीच में लड़ाई चल रही है। वहाबी और सलाफी मुसलमानों के बीच युद्ध हो रहे हैं। ईसाईयत और इस्लाम के बीच युद्ध चल रहा है। म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में मुसलमान वहां बौद्ध धर्म को मानने वालों से लड़ रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं से लड़ रहे हैं, और फिलिस्तीन में मुसलमानों की जंग यहूदियों से हो रही है। इसलिए हर जगह कहीं ना कहीं जंग चल रही है। दुनिया में सभी धर्मों का राजनीतिकरण हुआ है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म का राजनीतिकरण हुआ है। यानी इस्लाम के साथ राजनीति को जोड़ दिया गया है। और अब इतने जो हमने आपको नेताओं के नाम बताए हैं, ये सारे नेता अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी धर्म और राजनीति अब मिल गए हैं। ज्यादातर इस्लामिक देशों में रहने वाले लोग अपनी सरकार का विरोध नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, मानव अधिकार नहीं है। लेकिन जब इन देशों में रहने वाले लोग यूरोप या अमेरिका में शरणार्थी बनकर जाते हैं, तो अचानक इन्हें पूरी आजादी मिल जाती है, और ये लोग वहां अपने धार्मिक नियमों के मुताबिक रहना चाहते हैं। वहां पर इन्हें पूरी आजादी चाहिए। दुनिया के हर एक देश की मुस्लिम आबादी को कुछ देशों के नेता मुस्लिम राष्ट्रवाद के फॉर्मूले से एक साथ लाना चाहते हैं। फ्रांस के खिलाफ टर्की ने ऐसा ही करने की कोशिश की। एक मुस्लिम राष्ट्रवाद का नया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। हालांकि अक्सर मुस्लिम देश या तो आपस में ही युद्ध करते हैं या फिर जंग शुरू होने पर दूसरे मुस्लिम देशों का साथ नहीं देते हैं। पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में हैं। एक मुस्लिम देश एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों में पैसा भेजकर वहां के मुसलमानों को भड़काते हैं।
और अगर मुसलमानों की दूसरे धर्मों के साथ ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो जल्द ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता है, यानी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो सकता है, क्योंकि अब ये लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ मुसलमान और गैर मुस्लिम है, दूसरी तरफ सुधारवादी मुस्लिम और कट्टरपंथी मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम देशों में सुधारवादी मुसलमानों की राह आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इस्लामिक देशों में कट्टरपंथ का विरोध करने वालों को या तो मौत की सजा दी जाती है, जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है। ये कट्टरपंथी चाहें तो हिंदू धर्म से सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। आपको याद होगा, हर सोसाइटी और हर धर्म जब अपने आप में कोर्स करेक्शन करता है, अपने आप में सुधार करता है, तो वहां उस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे उसे स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी गलत प्रथाएं वर्षों से, सदियों से चलती आ रही थी, और एक समय पर तो भारत में हिंदू विधवाओं को दोबारा विवाह की इजाजत तक नहीं थी, सब कुछ धर्म के नाम पर। जिन लोगों ने इन प्रथाओं का विरोध किया और इनका अंत किया, उन्हें हमारे यहां धर्म विरोधी नहीं बल्कि समाज सुधारक कहा गया। यह फर्क आज दुनिया के सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जब किसी धर्म की कुरीतियों को मिटाया जाता है तो वो धर्म भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि वो धर्म और ज्यादा परिपक्व और ज्यादा सौहार्दपूर्ण हो जाता है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये अब वेकअप कॉल है। आप समझ लीजिए कि अलार्म बज रहा है, पूरी दुनिया को अपनी नींद से उठना होगा और अब नए तरीके से इस कट्टरपंथ के खिलाफ युद्ध शुरू करना ही पड़ेगा। फ्रांस जैसे देश अब जाग चुके हैं। मैक्रों सिर्फ 42 साल के हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक अच्छे नेता को कैसे फैसले करने चाहिए। भारत को भी वैसा ही करना होगा अगर भारत जैसे देश अमन शांति से रहना चाहते हैं। यहां हम 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति पद के चुनावों के बारे में बताएंगे। तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अमेरिका के लोगों को कैसे दंगों का डर सता रहा है। हमारे यहां भी इतने चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव भी होते हैं, राज्यों के चुनाव भी होते हैं, लेकिन कभी भी नतीजों को लेकर लोगों के मन में यह डर नहीं होता कि दंगे हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका में लोगों को यह डर सता रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो दंगे भी हो सकते हैं, और लोग तैयारी कर रहे हैं दंगों से बचने की। वो सब तस्वीरें आ चुकी हैं, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी,
बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार। अब हम अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद दंगों की आशंका का विश्लेषण कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। आज से 231 वर्ष पहले वर्ष 1789 में अमेरिका में पहली बार राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे। इन 200 वर्षों में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बड़े बदलाव आए हैं। अमेरिका पूरी दुनिया को लोकतंत्र की परंपराओं पर ज्ञान देता है। इस समय बिहार में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वहां पर चुनावी भाषणों में एक शब्द है जंगल राज। जंगल राज की बड़ी चर्चा होती है हर भाषण में। हालांकि आज हम आपको अमेरिका में जंगल राज की गवाही देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क से कुछ तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की हैं, जो इस समय आपके सामने है। व्हाइट हाउस के चारों तरफ स्टील के नए बैरियर्स लगाए गए हैं। एक सुरक्षित घेरा बनाया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों के बाद हिंसा हो सकती है, इस आशंका की वजह से, इसलिए व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन तस्वीरों में आप उसी नए सुरक्षा घेरे को देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 8000 फीट से ज्यादा लंबे ये बैरियर्स बहुत मजबूत हैं और इन्हें तोड़ पाना लगभग असंभव है। सुरक्षा के इन इंतजामों की एक और वजह है, आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप अपने 400 दोस्तों, सलाहकारों और खास लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और वो इस पार्टी में कोई व्यवधान नहीं चाहते। वो ऐसी बात नहीं चाहते कि इसमें कोई विघ्न पड़े। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है। व्हाइट हाउस को दुनिया की सबसे सेफ इमारत माना जाता है, लेकिन हिंसा के डर से सुरक्षा के ये उपाय अमेरिका की नई कमजोरी और डर को दिखा रहे हैं। जब व्हाइट हाउस का ये हाल है तो आप आम जनता के डर को भी समझ सकते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी दुकानों की सुरक्षा के लिए उन्हें लकड़ी के बोर्ड से ढका जा रहा है। न्यूयॉर्क में दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स हैं, दुकानें हैं और इन शोरूम्स और दुकानों को भव्य बनाने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर ज्यादातर दुकानों में शीशे के शोकेसेस होते हैं। अब इन दुकानदारों को हिंसा होने पर अपनी दुकानों का निशाना बनाए जाने का डर है, इसलिए ये अपनी खिड़कियों और दरवाजों को लकड़ी के बोर्ड से ढक रहे हैं ताकि कोई शीशे ना तोड़े। इस वर्ष मई के महीने में भी न्यूयॉर्क और अमेरिका के दूसरे बड़े शहरों में हिंसा हुई थी। तब दुकानों को लूट लिया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी हुई थी। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर इलाके का भी यही हाल है। अगर ऐसी तस्वीरें किसी और देश से आई होती तो अमेरिका अपने नागरिकों को वहां न जाने की सलाह देनी शुरू कर देता, एडवाइजरी जारी कर देता। शायद यह भी कह दिया जाता कि उस माहौल में, उस देश में डर का माहौल है। अब
न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के करीब 600 अफसर इस हिंसा से बचने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि वहां पर संगठित हमले हो सकते हैं। कैलिफोर्निया में पुलिस अधिकारी बिना छुट्टी लिए हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसे अमेरिका के वर्ष 2020 के चुनावों की सबसे दुखद खबर भी कह सकते हैं। अब आप न्यूयॉर्क के एक आम आदमी और वहां के मेयर की बात सुनिए। इनके डर को देखकर अमेरिका की 33 करोड़ जनता को भी शायद शर्म आएगी। We got over there, we're doing too. We got here, we're doing. We got down here, we're doing. Just in case for the election. We don't know about the riot, maybe we don't. All right? So, safety. There's a reason people are so worried. But I want folks to know this city is prepared. I want folks to know that for those who want to express themselves about the results, the way to do that is peacefully. That will always be honored. तो आप सोचिए, अमेरिका जैसे जो देश हैं वो पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं, सहनशीलता के बारे में बताते हैं, लोकतंत्र के बारे में बताते हैं, और अब वहीं के लोग डरे हुए हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में इस समय राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिका में करीब 24 करोड़ वोटर्स हैं, जिनके वोट से अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का नाम तय होगा। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मतदाताओं को पोस्टल बैलेट और अर्ली वोटिंग की सुविधा दी गई थी, और इस सुविधा का मतदाताओं ने काफी फायदा उठाया। वोटिंग के दिन से पहले तक 9 करोड़ से ज्यादा वोटर अपना वोट डाल चुके हैं। आज भी अमेरिका के अलग अलग शहरों में वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इससे पहले अमेरिका में नतीजों के रुझान वोटिंग वाले दिन ही आ जाते थे। अब उसी दिन यह पता चल जाता था पहले कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन पोस्टल बैलेट की वजह से इस बार नतीजों में काफी देरी हो सकती है। नतीजों में देरी होने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि पोस्टल बैलेट के वेरिफिकेशन और गिनती में ज्यादा समय लगता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही पोस्टल बैलेट को लेकर फर्जी होने के आरोप लगा दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पोस्टल बैलेट के जरिए बाय पोस्ट जो वोट आ रही हैं, ये सब फर्जी है। ऐसी भी संभावना है कि यदि नतीजा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गया तो वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पोस्टल बैलेट की वैधानिकता को लेकर अपील भी कर सकते हैं। Trump doesn't want y'all voting. He doesn't want Americans voting. He thinks only wealthy folks should vote. And when America votes, though, America will be heard. When America's heard, the message is going to be out loud and clear. It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. Go home. Joe Biden is a corrupt politician who raked in millions from China while giving them your jobs. For the last 4 years, the depraved swamp has tried everything to stop me because they know I don't answer to them, I answer to you. Together we will defeat the corrupt establishment, we will dethrone the failed political class, and we will drain the Washington swamp, and we will save the American dream. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादातर सर्वे 77 वर्ष के जो बाइडेन की जीत का दावा कर रहे हैं। ज्यादातर सर्वेज यही बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे और बाइडेन जीतेंगे। हालांकि 74 वर्ष के डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी 40% से ज्यादा वोटर अभी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो कोर वोटर है वो उनके साथ मजबूती से अभी भी खड़ा हुआ है। ऐसे में वोटिंग वाले दिन स्विंग वोटर्स की अहमियत बहुत बढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक हर चुनाव में करीब 10% वोटर ऐसे होते हैं जो आखिरी समय पर फैसला लेते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है, और इन्हीं वोटर्स को स्विंग वोटर्स कहा जाता है। ये किसी भी तरफ स्विंग हो सकते हैं। वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में जो तमाम सर्वे जो थे वो डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की। हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले 30 लाख वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गई। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर अमेरिका में ये चुनाव होता कैसे है। हमने इसे आपको आसान शब्दों में बताने की आज एक कोशिश की है। आप चाहें तो समझ सकते हैं, हालांकि उनका जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए चुनाव होते कैसे हैं। भारत से बिल्कुल अलग है। अमेरिका के वोटर्स राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करते, बल्कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोटिंग करते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज ही अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में
50 राज्यों के सदस्य होते हैं और हर राज्य से कितने सदस्य होंगे यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। इस समय जो नक्शा है जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वो ये बताता है कि किस राज्य से कितने इलेक्टोरल कॉलेजेस वोट्स हैं। कैलिफोर्निया आबादी के लिहाज से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और वहां इलेक्टर्स की संख्या सबसे ज्यादा 55 है। यदि सभी राज्यों के इलेक्टोरल वोट्स को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा पहुंच जाता है 538। राष्ट्रपति बनने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। ऐसे में जो उम्मीदवार बड़े राज्यों में जीत हासिल कर लेता है वो 270 के आंकड़े तक आसानी से पहुंच जाता है। अमेरिका के 50 राज्यों में 48 राज्य ऐसे हैं जहां जीतने वाली पार्टी के खाते में सारे इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स चले जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी पार्टी को अपनी विरोधी पार्टी से एक वोट भी अगर ज्यादा मिलता है तो उस राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट्स उसी के खाते में चले जाते हैं। अमेरिका में रह रहे भारतीयों की इस चुनाव में क्या भूमिका है यह भी आप जान लीजिए। भारतीय मूल के करीब 16 लाख वोटर्स अमेरिका के इस चुनाव में वोट डाल रहे हैं। अमेरिका के वोटर्स में यह संख्या 1% से भी कम है, लेकिन भारतीय वोटर्स की इस चुनाव में अहमियत बहुत ज्यादा है, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा। डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। उन्हें चुनावी मैदान में उतारकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मतदाताओं को खुश करने की कोशिश की है। डेमोक्रेटिक पार्टी का यह कदम क्या वाकई कारगर साबित हुआ है? जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। वर्ष 2016 के चुनाव में 16% भारतीय वोटरों ने ट्रंप का साथ दिया था। इस साल 28% भारतीय मूल के लोग डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने की बात कह रहे हैं। यहां 12% भारतीय वोटर्स का ट्रंप की ओर झुकाव बढ़ा है। लेकिन आपको यह बताना जरूरी है कि ये ओपिनियन पोल्स के आंकड़े हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी। वहीं रिपब्लिकन पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को आधार बनाकर भारतीय वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी करीब 1% है। सिलिकॉन वैली की स्टार्टअप्स में 1/3 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। अमेरिका की हाईटेक कंपनियों में 8% से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों ने उनकी स्थापना की है। अमेरिका में 7 में से हर एक डॉक्टर भारतीय मूल से है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आज दिन भर सोशल मीडिया पर पनीर टिक्का ट्रेंड कर रहा था। अब आप सोचेंगे कि वहां के चुनावों में पनीर टिक्का कैसे ट्रेंड करेगा, और इसकी वजह है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी। चुनाव से एक दिन पहले अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की भारतीय अमेरिकी मूल की सांसद प्रमिला जयपाल ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा है कि उनकी पसंदीदा डिश किसी भी प्रकार का टिक्का है। हालांकि प्रमिला जयपाल ने जो फोटो शेयर की, जो लगाई अपने पोस्ट में, वो कढ़ाई पनीर नामक एक डिश की है। शायद प्रमिला जयपाल सोचते हैं कि भारतीय खाने की तस्वीर ट्वीट करने के बाद, पनीर टिक्का लिखने के बाद अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोग खुश हो जाएंगे और उन्हें वोट दे देंगे। हालांकि प्रमिला जयपाल और उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, लेकिन अब वो भारतीय डिश की तस्वीर ट्वीट करके भारतीय मूल के लोगों से वोट लेना चाहती हैं। प्रमिला जयपाल के इस भारत विरोधी रवैये की वजह से वर्ष 2019 में भारत के विदेश मंत्री ने भी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन आप सोच सकते हैं, नेता हर जगह एक जैसे ही होते हैं। नेता जानते हैं कि किस वर्ग को, किस धर्म के लोगों को, किस देश के लोगों को कैसे लुभाना है। और चुनाव से ठीक एक रात पहले पनीर टिक्का के बारे में एक ट्वीट किया जाता है और उसमें भी तस्वीर गलत लगा दी जाती है। बात कर रहे हैं पनीर टिक्का की और तस्वीर लगा रहे हैं कढ़ाई पनीर की। यानी उन्हें इस बात की भी उन्हें पता ही नहीं है कि इन दोनों में फर्क क्या है। यह तस्वीर अगर आप देखेंगे तो कोई भी भारतीय बता देगा कि यह पनीर टिक्का नहीं है, यह कढ़ाई पनीर है, पनीर कढ़ाई है। और अमेरिका के जो नेता हैं, ये शायद भारतीयों को समझ रहे हैं कि वो एक पनीर टिक्का का ट्वीट करके ही देखकर खुश हो जाएंगे और इन लोगों को वोट दे देंगे। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि अमेरिका के ये नेता अभी शायद भारत के लोगों को समझ नहीं पाए हैं। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि कौन सा जानवर सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा पर गया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर।
जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं?
तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1906 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा में साइलेंट फिल्म्स के दौर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले पृथ्वीराज कपूर मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर के संस्थापक थे। उन्होंने भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा में अभिनय किया था। इसके अलावा फिल्म मुगले आजम में शानदार अभिनय के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1969 में पृथ्वीराज कपूर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पृथ्वीराज कपूर ने ही फिल्म इंडस्ट्री में कपूर खानदान की शुरुआत की थी और रणबीर कपूर कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी के अभिनेता हैं। वर्ष 1954 में आज ही के दिन पहली बार फिल्मी पर्दे पर गॉडजिला की एंट्री हुई थी। 96 मिनट की यह फिल्म जापानीज साइंस फिक्शन पर आधारित थी और इस पात्र को लेकर बनाई गई शुरुआती फिल्मों में गॉडजिला को परमाणु हमला करने वाले एक राक्षस की तरह दिखाया गया था और लोग उसकी मौजूदगी से फैले डर को हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले से जोड़कर देखते थे। जापान में गॉडजिला को अमेरिका का प्रतीक भी माना गया था। इसे आप फिल्मी कूटनीति भी कह सकते हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन हुआ था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स की मेन बिल्डिंग का नाम है। इस बिल्डिंग को वर्ष 2001 में हुए 9/11 के आतंकी हमले की याद में बनाया गया था। वर्ष 1957 में आज ही के दिन सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 एक कुत्ते को लेकर अंतरिक्ष में गया था जिसका नाम था लाइका। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला ये दुनिया का पहला जानवर था। हालांकि लॉन्च के कुछ ही घंटों के बाद लाइका की मौत हो गई थी।
और आज ही के दिन वर्ष 2013 में जानी मानी पाकिस्तानी लोक गायिका रेशमा का गले के कैंसर की वजह से निधन हो गया था। उनका संगीत भारत और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। उनका जन्म राजस्थान के लोहा गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। आजादी के कुछ ही समय के बाद उनका परिवार पाकिस्तान में जाकर बस गया। खास बात यह है कि उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। उनका बचपन पाकिस्तान में सूफी संतों की मजार पर गीत गाते हुए बीता। 12 वर्ष की उम्र में रेशमा को पाकिस्तान के शाहबाज कलंदर की मजार पर गाते हुए एक पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर ने देखा, जिसके बाद उन्हें रेडियो पाकिस्तान पर गाने का पहला मौका मिला। आगे चलकर रेशमा ने पाकिस्तान और भारत के कई फिल्मी गीत गाए और कई देशों में उन्होंने अपने कॉन्सर्ट्स भी किए। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलता, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी भागिए मत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड एक्टर विजय राज को पुलिस से किस मामले में जमानत मिली है। बॉलीवुड ड्रग्स केस का क्या अपडेट है। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली हैं। साथ ही मुंबई के आर्य कॉलोनी में बनने वाले मेट्रो शेड पर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार क्यों आमने सामने है, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मुंबई टॉप 10। ड्रग्स केस में गिरफ्तार करमजीत, अंकुश अर्नेजा, फर्नांडिस और क्षितिज प्रसाद की जमानत अर्जी पर बुधवार को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होगी। सुशांत सिंह केस में ड्रग्स मामले की जांच के दौरान एनसीबी ने इन्हें गिरफ्तार किया था।